दोस्तों सोच कर देखिए, अगर अचानक से आपके बैंक अकाउंट में कोई विदेशी संस्था करोड़ों रुपए भेज दे, तो क्या सरकार को यह जानने का हक नहीं होना चाहिए कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है और किस काम के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी का मामला है या फिर इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और दुनिया की बड़ी ताकतों का कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि संसद में एफसीआरए को लेकर इतना हंगामा मचा है? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पॉलिटिकल चश्मे के बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि ये एफसीआरए आखिर है क्या, सरकार इसमें क्या बदलाव करना चाहती है और क्यों कुछ राजनीतिक दल और एनजीओ इसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका, चीन और भारत के बीच इसका क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एफसीआरए है क्या भला। दोस्तों एफसीआरए का सीधा मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह कानून कोई आज का नहीं है, इसे पहली बार 1976 में लाया गया था। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल था। अगर किसी भी व्यक्ति, एनजीओ, ट्रस्ट या संस्था को विदेश से फंडिंग मिल रही है तो सरकार बस ये जानना चाहती है कि पैसा किसने भेजा है, क्यों भेजा है और उसका इस्तेमाल कहां हुआ है। साथ ही क्या पैसा उसी काम में लगा जिसके लिए भेजा गया था। यानी सरकार विदेशी फंडिंग को बैन नहीं कर रही है, वो बस पैसे के फ्लो को ट्रैक करना चाहती है। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके खाते में अचानक 50 लाख रुपए आ जाते हैं, तो बैंक का पहला सवाल क्या होगा? ये पैसा आया कहां से और इसका करोगे क्या? बस यही सेम सवाल सरकार विदेशी फंडिंग लेने वाले एनजीओ से पूछ रही है। दोस्तों अब सरकार ने 2026 में एफसीआरए में कुछ नए बदलाव प्रपोज किए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि लोग अचानक इतना परेशान क्यों हो गए हैं? क्योंकि भाई ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। एफसीआरए में पहले भी कई बार बदलाव हो चुके हैं। 1976 में कानून बना, उसके बाद 1984 में संशोधन हुआ, फिर 2010 में नया कानून आया और 2020 में बड़े बदलाव हुए और 2022 से 2024 के बीच भी नियम बदले गए। तो फिर 2026 के अमेंडमेंट में ऐसा क्या है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है? यही समझना सबसे जरूरी है। देखिए अब तक होता क्या था, अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस खत्म या रद्द हो गया तो उसकी बनाई गई करोड़ों की संपत्तियां और बचे हुए विदेशी फंड्स का क्या होगा? इसे लेकर कानून में काफी झोल था। अब नए प्रपोजल में सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस खत्म होता है तो उसकी संपत्तियों और विदेशी पैसों की निगरानी एक प्रॉपर सरकारी अथॉरिटी करेगी। यानी कि कोई भी संस्था रातों रात बंद होकर गायब नहीं हो सकती। विदेशी पैसे का पूरा हिसाब किताब सुरक्षित रखा जाएगा। जांच पूरी होने तक संपत्तियों पर सरकार की नजर रहेगी। दोस्तों सरकार का सीधा तर्क है कि जब विदेशी पैसा किसी खास मकसद से देश में आया है तो उसकी अकाउंटिंग भी उसी सख्ती के साथ होनी चाहिए। दोस्तों पहले किसी एनजीओ को परमिशन मिल जाती थी कि ठीक है अब विदेशी पैसा ले सकते हैं, लेकिन अब सरकार का फोकस सिर्फ परमिशन पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य पर होगा। मान लीजिए कोई एनजीओ कहता है कि वो पर्यावरण बचाने के लिए काम करता है, साफ पीने के पानी के लिए काम करता है या बच्चों की हेल्थ के लिए काम करता है, तो सरकार अब ये क्रॉस चेक करेगी कि भाई पैसा सच में ग्राउंड पर उसी काम में खर्च हुआ है या उसे कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है। दोस्तों नए प्रस्तावों का सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा जुड़ा है कन्वर्जन से, यानी कि धर्म परिवर्तन से। सरकार ने साफ कहा है कि धार्मिक कामों के नाम पर जो विदेशी पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं किया जा सकता। अब यह मुद्दा इतना सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में हर नागरिक को अपना धर्म मानने और उसे बदलने की पूरी आजादी है। लेकिन सरकार का लॉजिक यह है कि अगर किसी को पैसे का लालच देकर या बाहरी दबाव डालकर धर्म बदला जा रहा है तो उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों राजनीति में सबसे ज्यादा बहस इसी एक पॉइंट पर हो रही है। सरकार का दावा है कि देखिए ये एफसीआरए का मामला सिर्फ सीए और अकाउंटिंग का नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए भारत के किसी पहाड़ी इलाके में रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाते हैं। दुनिया के लगभग 60% रेयर अर्थ रिसोर्सेज पर चीन का कब्जा है और वहीं से उसे कंट्रोल करता है। अगर भारत इनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहे तो क्या विदेशी ताकतें उसे आसानी से होने देंगी? सरकार का मानना है कि वो इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। इसी तरह मान लीजिए कल को हमें कहीं बहुत बड़ा तेल का कुआं मिल जाए तो अचानक से वहां पर्यावरण बचाने के नाम पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट और आंदोलन शुरू हो जाते हैं।
सरकार का सीधा सा शक यह है कि ऐसे मामलों के पीछे विदेशी फंडिंग का हाथ हो सकता है, इसलिए इसकी जांच बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब इसे एक रियल लाइफ केस स्टडी से जोड़ते हैं। भारत ने ग्रेट निकोबार में 80 से 90 हजार करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में बन क्या रहा है, इसको समझिए। एक इंटरनेशनल पोर्ट, नया एयरपोर्ट, एक नई सिटी और एक बड़ा ट्रेड सेंटर। सबसे खास बात, यह जगह मलक्का स्टेट के बहुत करीब है, जो दुनिया का सबसे बिजी और इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है। सरकार को सपोर्ट करने वालों का कहना है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से चीन की रातों की नींद उड़ी हुई है। वहीं जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे पर्यावरण और लोकल बायोडायवर्सिटी तबाह हो जाएगी। और यहीं से शुरू होती है एनजीओ, एनवायरमेंट और नेशनल सिक्योरिटी की असली टक्कर। अब सवाल उठता है, तो क्या सारे एनजीओ फ्रॉड हैं? तो दोस्तों, जवाब है बिल्कुल नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में हजारों ऐसे एनजीओज हैं जो ग्राउंड पर कमाल का काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, या स्वच्छ पानी का मुद्दा हो, या गांव का फिर विकास हो। लेकिन सरकार का कहना है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इस विदेशी पैसे का इस्तेमाल भारत के अंदर पॉलिटिकल या वैचारिक एजेंडा चलाने के लिए कर सकती हैं, और बस उन्हीं को मॉनिटर करने के लिए ये निगरानी बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, ये कोई हवाई बातें नहीं है। पास्ट में भी सरकार कई बड़े एनजीओज पर एक्शन ले चुकी है। ग्रीन पीस इंडिया याद ही होगा आपको। सरकार ने आरोप लगाया उन्होंने विदेशी फंड का इस्तेमाल करके देश में कोयला खनन और परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के खिलाफ कैंपेन चलाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2020 में जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि इन्होंने एफसीआरए के नियमों को बाईपास करके इंडिया में पैसा मंगाया और इसके बाद इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। एक और संस्था है लॉयर्स कलेक्टिव। गृह मंत्रालय ने कहा इनका भी एफसीआरए लाइसेंस ये कहते हुए रद्द किया गया था कि विदेशी फंड्स का नियमों के खिलाफ जाकर इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, अभी एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, ये सारे आरोप सरकारी एजेंसियों के हैं और इन मामलों पर कोर्ट में अपनी अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। दोस्तों, तो क्या वाकई में हमारे देश में विदेश से इतना पैसा आ रहा है कि सरकार को टेंशन होने लगे? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। आज की डेट में भारत में करीब 16,200 एक्टिव संस्थाएं या एनजीओ हैं और जिनके पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2024-25 के डेटा के मुताबिक इन संस्थाओं को लगभग 22,963 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। जरा इस अमाउंट को इमेजिन कीजिए। ये कोई लाखों या कुछ करोड़ों की बात नहीं हो रही है, ये हजारों करोड़ रुपए का मामला है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी देश में हर साल इतनी बड़ी रकम विदेश से आ रही है तो वहां की सरकार ये तो जानना चाहेगी कि ये पैसा भेज कौन रहा है, किस मकसद से भेज रहा है, और ये पैसा ग्राउंड पर कहां खर्च हो रहा है, और उस खर्च से देश के अंदर किस तरह का इंपैक्ट पड़ रहा है। सरकार का सीधा सा लॉजिक यही है कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने का है। अब यहां पर बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या विदेशी से आने वाला ये फंड किसी देश की पॉलिटिक्स या वहां के चुनाव या जनता के माइंडसेट को मैनिपुलेट कर सकता है? सरकार का जवाब है बिल्कुल कर सकता है। इसे एक चेन रिएक्शन से समझिए। मान लीजिए विदेश में बैठी कोई संस्था भारत के किसी एक एनजीओ को करोड़ों रुपए की फंडिंग देती है। वो एनजीओ आगे चलकर किसी दूसरी लोकल संस्था को पैसा ट्रांसफर कर देता है। अब वो लोकल संस्था सोशल मीडिया पर एक भारी भरकम कैंपेन चलाती है। फिर कुछ बड़े कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल ग्रुप्स उसी नैरेटिव को पकड़कर बड़े लेवल पर हंगामा शुरू कर देते हैं। इस पूरी साइकिल में आम जनता को कभी पता ही नहीं चल पाता कि इस मुद्दे की असली फंडिंग आ कहां से रही है। सरकार का कहना है कि बस इसी हिडन एजेंडे को रोकने के लिए विदेशी फंडिंग पर मॉनिटरिंग जरूरी है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि सरकार इस तर्क का इस्तेमाल असहमत की आवाजों को दबाने के लिए भी कर सकती है, यानी बहस दोनों तरफ से है। देखिए, आज से 20 साल पहले जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर लड़ी जाती थी, लेकिन आज 2026 की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। आज की डेट में कोई भी युद्ध सिर्फ बंदूक, तोप या मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। आज जंग लड़ी जाती है सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और लोगों की सोच को बदलकर। जरा इमेजिन करके देखिए, अगर किसी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर को किसी खास पॉलिटिकल एजेंडे को प्रमोट करने के लिए पीछे से भारी पैसा दिया जाए तो वो रातों रात लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग पर असर डाल सकता है। सरकार का लॉजिक है कि इसी वजह से विदेशी पैसों के असली सोर्स को ट्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि यह भी सच है कि हर मामले में ऐसे दावों के पब्लिक डोमेन में ठोस सबूत मौजूद नहीं होते हैं, और यही कारण है कि यह टॉपिक हमेशा एक डिबेट का हिस्सा बना रहता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि सरकार हर चीज में राष्ट्रीय सुरक्षा का एंगल क्यों ले आती है?
इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल रीजन है। आज दुनिया के कई बड़े देश अपने यहाँ विदेशी दखलंदाजी को लेकर परेशान हैं। अमेरिका ने खुलेआम चीन और रूस पर अपने चुनाव में दखल देने के आरोप लगाए हैं। कनाडा भी अपने देश में विदेशी प्रभाव को लेकर टेंशन में है। ब्रिटेन तो इसे रोकने के लिए बाकायदा नया नेशनल सिक्योरिटी कानून ले आया है। वहीं अब भारत सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। अगर दुनिया के बाकी विकसित देश विदेशी हस्तक्षेप को लेकर इतनी अलर्ट हो सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? और इसीलिए एफसीआरए को सीधे तौर पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए अब इस पूरे एफसीआरए कानून की जर्नी को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों 1976 में भारत में पहली बार एफसीआरए कानून लाया गया। मकसद साफ था, विदेशी पैसों को कंट्रोल करना ताकि देश की संप्रभुता पर कोई आंच न आए। उसके बाद 1984 में सरकार को लगा कि सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया और ऑडिट या जांच की पावर बढ़ा दी गई। उसके बाद 2010 में पुराने कानून को हटाकर नया एफसीआरए आया। इसमें हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यूअल, रिपोर्टिंग के सख्त नियम और संपत्तियों पर सरकारी निगरानी जैसे नियम जोड़े गए। 2011 में सिस्टम को और टाइट करने के लिए नए बैंक खाते और रिपोर्टिंग के प्रोसेस बनाए गए। उसके बाद 2020 में सबसे बड़े बदलाव हुए। सरकार ने कह दिया कि आधार और पासपोर्ट देना अनिवार्य है। विदेशी फंड सिर्फ दिल्ली की एसबीआई ब्रांच में ही आएगा। एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च की लिमिट 50% से घटाकर 20% कर दी गई। इसके बाद 2022 में रिश्तेदारों से मिलने वाले पैसे की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। इसके बाद 2024-25 में कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव हुए। अब 2026 में सरकार और सख्त निगरानी, संपत्तियों की ट्रैकिंग और विदेशी फंड के उद्देश्य की जांच की बात कर रही है। अक्सर यह कहा जाता है कि भारत सरकार एनजीओ को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, लेकिन क्या सच में सिर्फ भारत ही ऐसा कर रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आप अमेरिका को ही ले लीजिए, वहां फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी कि FARA लागू है। विदेशी संस्था के लिए पॉलिटिकल लॉबिंग करने पर रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। अब ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, वहां पर फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम एक्ट 2018 लागू है। ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023 लागू है। कनाडा की बात करें तो फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लागू है। वहीं यूरोपीय संघ भी विदेशी प्रभाव को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। तो भारत सरकार का यही तर्क है कि जब पूरी दुनिया विदेशी पैसों पर निगरानी रख रही है तो भारत क्यों नहीं रख सकता? तो दोस्तों अब सवाल ये नहीं है कि सरकार सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या विदेशी धन पर निगरानी रखना जरूरी है? अगर हां तो उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? क्या सरकार को पूरी ताकत मिलनी चाहिए या फिर नागरिक समाज और एनजीओ को ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच कोई संतुलन बनाया जा सकता है? यही वो बहस है जो आने वाले वर्षों में और तेज होने वाली है। इसके बाद सवाल यह है दोस्तों कि आखिर अमेरिका और चीन का इस पूरी कहानी से क्या संबंध है? इसे समझने के लिए हमें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और रणनीतिक जंग को समझना होगा। आज दुनिया में सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक संसाधनों, समुद्री रास्तों और राजनीतिक प्रभावों की लड़ाई चल रही है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है और इनके बीच खड़ा है भारत। और यहीं से एफसीआरए की बहस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ जाती है। आपने अक्सर रेयर अर्थ मिनरल्स का नाम सुना होगा, लेकिन ये आखिर है क्या? ये वो खनिज है जिसका इस्तेमाल आज की हर मॉडर्न चीज में होता है, जैसे कि मोबाइल फोन में, इलेक्ट्रिक कारों में, मिसाइलों और फाइटर जेट में, कंप्यूटर चिप्स में और बैटरियों और सैटेलाइट सिस्टम में। आज दुनिया की लगभग 60% रेयर अर्थ भंडार और लगभग 90% प्रोसेसिंग क्षमता पर चीन का दबदबा है। यानी कि अगर भविष्य की तकनीक पर कंट्रोल चाहिए तो रेयर अर्थ पर नियंत्रण जरूरी है और यहीं से भारत की रणनीतिक चिंता शुरू होती है। अगर भारत अपने संसाधनों पर इस्तेमाल करना चाहता है तो क्या विदेशी ताकतें उस पर प्रभाव डालने की कोशिश कर सकती हैं? ये वही सवाल है जिसे सरकार बार बार उठाती है। वापस बात करते हैं ग्रेट निकोबार की। भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार में लगभग 80 से 90 हजार करोड़ रुपए की एक विशाल परियोजना की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट में शामिल है एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक नया एयरपोर्ट, आधुनिक शहर, व्यापारिक केंद्र। लेकिन यह परियोजना सिर्फ विकास की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक वजह है। ग्रेट निकोबार मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब है, जहां से दुनिया का व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। चीन का अधिकांश तेल भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को चीन को काउंटर करने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। लेकिन यहां पर एक दूसरा पक्ष भी है।
पर्यावरणविदों का कहना है कि इसमें जंगलों को भारी नुकसान होगा, लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जैव विविधता खत्म हो जाएगी, समुद्री जीवों और स्थानीय समुदायों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। दूसरी ओर सरकार और उसके समर्थक कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, भारत को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आर्थिक विकास के लिए ऐसे प्रोजेक्ट जरूरी हैं। यानी बहस सिर्फ विकास और पर्यावरण की नहीं है, ये बहस विकास, सुरक्षा और भविष्य के सर्वाइवल की भी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या विदेशी पैसा भारत के आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों को हाईजैक कर सकता है? सरकार का कहना है ऐसा बिल्कुल संभव है। वहीं आलोचकों का कहना है कि हर विरोध को विदेशी साजिश कहना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि हर आंदोलन विदेशी एजेंडा नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया के कई देशों में विदेशी हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं। यही कारण है कि भारत भी विदेशी फंडिंग पर बहुत सख्त निगरानी चाहता है। आज युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते, आज लड़ाई लड़ी जाती है मोबाइल स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वीडियो में, न्यूज चैनल पर, ट्रेनिंग हैशटैग में। जरा सोचिए, अगर किसी देश की जनता की सोच को प्रभावित किया जा सके तो बिना गोली चलाए भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें अब सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना पर भी नियंत्रण चाहती हैं। भारत में एफसीआर को इसी बड़े फ्रेम में देखा जा रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि सरकार सही है या गलत, सवाल यह है कि बैलेंस कहां बनेगा। क्या सरकार को विदेशी धन पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए या फिर एनजीओ और सामाजिक संगठनों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बहुत ज्यादा नियंत्रण लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर बिना निगरानी के विदेशी हस्तक्षेप का खतरा बढ़ सकता है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। एफसीआरए सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। एक पक्ष कहता है कि कानून देश को बाहरी प्रभाव से बचाएगा, तो दूसरा पक्ष कहता है इससे असहमति की आवाज दब सकती है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले वर्षों में विदेशी फंडिंग, सोशल मीडिया, चुनाव, एनजीओ और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सभी विषयों पर बहस और तेज होने वाली है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या 21वीं सदी में किसी देश की सीमाएं सिर्फ उसकी जमीन से तय होंगी या फिर लोगों की सोच और सूचना की प्रवाह भी हमारी नई सीमाएं तय करेगा? दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो और इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा क्या आपके हिसाब से एफसीआरए भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।